वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारत में वन, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वनस्पति जिसे हम लोग नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। तो भारत में प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, अर्थात द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, अर्थात जो भारत में वन, जो हमारे वनस्पतियाँ हैं, वन हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इससे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जो वनस्पति है, इस वनस्पति का विभाजन हम लोग भौगोलिक तत्व जैसे कि वर्षा, आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब होता है नमी, और तापमान के आधार पर करते हैं। तो वनस्पति का विभाजन भौगोलिक तत्व जैसे कि वर्षा, आर्द्रता और तापमान के आधार पर करते हैं। अब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिसे उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन भी कहते हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जिसे उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन भी कहते हैं, ये वन जो होते हैं सघन होते हैं और काफ़ी ऊंचे होते हैं। ये जो वन होते हैं काफ़ी सघन होते हैं और ऊंचे ऊंचे होते हैं। ये 70% से अधिक आर्द्रता वाले स्थान पर ये पाए जाते हैं। तो जिस स्थान की आर्द्रता अर्थात नमी, ह्यूमिडिटी 70% से ज़्यादा हो, अर्थात वर्षा वाले इलाकों में इनकी उपस्थिति ज़्यादा होती है। तो जहाँ 70% से अधिक आर्द्रता रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है, नमी रहती है, तो वहीं पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार, जिसे उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन भी कहते हैं। ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, सह्याद्री पर्वत, पश्चिमी घाट, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इन सभी इलाकों में क्या होती है? तो मूसलाधार बारिश होती है। सदैव ये इलाके हरे भरे रहते हैं। तो इस प्रकार के वनों को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार या उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन। कहाँ कहाँ पे? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, और मेघालय तो खास करके जो कि सबसे अधिक वर्षा वाला इलाका है, मासिनराम, चेरापूंजी, तो वहाँ इस प्रकार के वन निश्चित तौर पे देखने को मिलते हैं। मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, सह्याद्री पर्वत, जो पश्चिमी घाट की पर्वत है उसे सह्याद्री पर्वत कहते हैं। हम लोग इसे पढ़ चुके हैं। पश्चिमी घाट, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अब ये दो प्रकार के होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं, सदापर्णी वन, ये दो प्रकार के होते हैं। एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन और एक उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वन। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन हमेशा हरे भरे रहते हैं। हमेशा क्या रहते हैं? तो हरे भरे रहते हैं। और जबकि उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वन जो होते हैं ये हमेशा हरे भरे नहीं रहते हैं, और ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन भी होते हैं। तो ये जो उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वन हैं, ये हमेशा हरे भरे नहीं होते, और ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन भी हैं, अर्थात इनसे बिजनेस किया जाता है। जैसे कि सिनकोना, रबड़, नारियल, बांस, रोजवुड जिसे शीशम कहते हैं, आयरनवुड, सागवान को टीक कहते हैं। तो महत्वपूर्ण ये जो उष्णकटिबंधीय
अर्ध आर्द्र सदाबहार वन होते हैं। ये हरे भरे हमेशा नहीं रहते और ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। इसमें इसके अंतर्गत सिनकोना, रबड़, नारियल, बांस, रोजवुड अर्थात शीशम, आयरनवुड अर्थात सागवान, ये सभी वृक्ष पाए जाते हैं। अब इस उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है इसके बारे में और चीज़ें हम लोग देखें तो ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों, तमिलनाडु के तट पर सीमित है। तो ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है या उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहां 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। तो ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वहीं पे पाए जाते हैं जहां पे 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में जो वृक्ष होती हैं 60 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन काफ़ी ऊंचे और सघन होते हैं और जो 60 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई तक भी पहुंच जाते हैं। याद रखेंगे, ये अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते, अर्थात इन्हें पानी बचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते, अर्थात इन्हें पानी बचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रोजवुड, सागवान, महोगनी, एबनी, साल, चीड़, टीक या सागवान, ये सभी इसके प्रमुख वृक्ष हैं। अभी हमने देख लिया। तो रोजवुड, सागवान, उसके बाद महोगनी, एबनी, साल, चीड़, टीक, इसके महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। रबड़, सिनकोना, ये सभी हम लोगों ने देख लिया। तो ये था हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। एक बात याद रखें कि जो नेचुरल वेजिटेशन है, प्राकृतिक वनस्पति है। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब होता है जिसे मनुष्य नहीं बनाता। भारत में प्राकृतिक वनस्पति जो है उसका पहला हमने देख लिया क्या, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। वास्तव में पेड़ पौधे का समूह ही क्या कहा जाता है, तो वनस्पति कहा जाता है। तो जो वेजिटेशन होता है, वनस्पति होता है, पेड़ पौधे के समूह को ही कहते हैं। और इन प्राकृतिक वनस्पतियों का मतलब होता है इसे मनुष्य नहीं बनाता। याद रखेंगे। अब है कि भारतीय वन सर्वेक्षण अर्थात फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र में से लगभग 21.4% में से अत्यधिक अभी प्रवणता देखी गई है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण अर्थात फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अध्ययन के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र में से लगभग 21.4% में अत्यधिक अभी प्रवणता देखी गई है। कितना? 21.4%। अब है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन अर्थात ट्रॉपिकल फॉल लीफ फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉल लीफ फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो भारत के यह एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हैं। इन वनों को मानसून वन भी कहते हैं और पतझड़ वन भी कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसून वन और पतझड़ वन भी कहते हैं।
ये उन क्षेत्रों में विस्तृत पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की होती है। अर्थात जहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती है, यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ट्रॉपिकल फॉल लीफ फॉरेस्ट वहीं पर पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों में जो वृक्ष होते हैं शुष्क होते हैं और ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। तो ये जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं तो ये शुष्क होते हैं और ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां क्या करते हैं तो गिरा देते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर ये इन्हें 2 प्रकार में विभाजित किया जाता है, एक आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। तो जल की उपलब्धि के आधार पर इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अब इसके कौन कौन से उदाहरण हैं? साल, सागवान, शीशम। साल, सागवान, शीशम 120 से लेकर 180 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्रों में अर्ध उष्ण आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो जहाँ वर्षा 120 से लेकर, एक बात याद रखेंगे कि जहाँ वर्षा 120 से लेकर 180 सेंटीमीटर होती है वहाँ पे अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ 120 से लेकर 180 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन 2 प्रकार के हो गए, जल की उपस्थिति के आधार पर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जैसे साल, सागवान, शीशम। अब इसके बारे में और चीज़ देखें तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जिसे मानसूनी वन भी कहते हैं। अभी हमने बताया उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन को मानसूनी वन कहते हैं। यह भारत में 19.7% की उपस्थिति पर पाया जाता है। तो भारत में 19.7% भाग पर यह उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन अर्थात मानसूनी वन पाया जाता है। याद रखेंगे। पश्चिमी घाट की ढलान पर भारत के उत्तर पूर्वी भाग पर भाबर एवं तराई क्षेत्रों में यह पाया जाता है। भाबर, खादर, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे, हालांकि देख भी चुके हैं। तो जब हम लोग भारत के तटीय मैदान को देखेंगे तो इन सब को देख लेंगे। तो भारत में 19.7% भाग पर यह उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन अर्थात मानसूनी वन पाया जाता है और खास करके पश्चिमी घाट की ढलान पर भारत के उत्तर पूर्वी भाग, भाबर और तराई क्षेत्रों में यह पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन होते हैं ये भारत में 41.8% भाग पर पाए जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत में 41.8% भाग पर पाए जाते हैं। और भारत में यदि सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है तो हमने बताया कि यही जो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। और इस उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में भी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा जो है भारत में पाया जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा वनों का विस्तार किसका है? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का। याद रखेंगे। एक बात याद रखेंगे कि भारत में सबसे अधिक सघन वनों का क्षेत्रफल कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा भारत में सघन वन कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। याद रखेंगे। सबसे घना इलाका है वनों के मामले में तो वो है अरुणाचल प्रदेश। एक बात और याद रखेंगे कि जो टीक है अर्थात सागवान है वह भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य भारत में जितने सारे सागवान अर्थात टीक के वृक्ष पाए जाते हैं
उसका 50% केवल मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो भारत में सागवान अर्थात टीक के सबसे ज़्यादा वृक्ष कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा टीक के वन है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में जितने सारे भारत में जो टीक अर्थात सागवान के वन पाए जाते हैं उसका 50% केवल मध्य प्रदेश में है। एक बात याद रखेंगे, जो चंदन है वह सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में। तो चंदन सबसे ज़्यादा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पाया जाता है। लेकिन सब अगर पूछा जाए कि इस चंदन का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पे है, तो चंदन और यूकलिप्टस सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित शांत घाटी में। नीलगिरी पहाड़ियों जो केरल में पड़ता है, नीलगिरी पहाड़ी, तो केरल के नीलगिरी पहाड़ियों पर साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में यह चंदन और यूकलिप्टस सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो केरल के नीलगिरी पहाड़ियों पर शांत घाटी अर्थात साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है। साइलेंट वैली अर्थात शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, तो वहीं पर ये चंदन और यूकलिप्टस सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन हैं, इनमें मुख्यतः कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कौन कौन से वृक्ष हैं? सागवान, शीशम, महुआ, चंदन, सेलम, हुर्रा, साल, टीक, आम और त्रिफला। तो सागवान, शीशम, महुआ, चंदन, सेलम, हुर्रा, साल, टीक, आम, त्रिफला, ये सभी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के प्रमुख वृक्ष हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के वृक्ष कौन कौन हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के वृक्ष हैं तेंदु, पलाश, अमलतास, बेत, रबड़। तो तेंदु, पलाश, अमलतास, बेत, रबड़ ये सभी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के प्रमुख वृक्ष हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 70 से 100 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। तो ये जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है वह 100 से 200 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है जो भारत में 41.8%, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में है, तो वह 70 से 100 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में। एक बात याद रखेंगे, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, ये आंकड़ा, जैसे कि 200 सेंटीमीटर जहाँ पर वर्षा है वहाँ पे है सदाबहार वन, 200 सेंटीमीटर वर्षा है तो वहाँ पे सदाबहार वन, 150 सेंटीमीटर है तो वहाँ पे है कौन वन? 150 सेंटीमीटर वर्षा है तो वहाँ पे है अर्ध सदाबहार वन। 100 सेंटीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर है तो अर्ध शुष्क सदाबहार वन है। जहाँ 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा है पर्णपाती वन है, और 10 सेंटीमीटर वर्षा अर्थात 50 सेंटीमीटर से कम है तो यहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ हैं। कांटेदार क्या है? तो झाड़ियाँ हैं। अब एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? तो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है उसे हम लोग देख लें। और एक चीज़ अभी हमने नोट बताया, क्या? अभी हमने एक चीज़ बताया कि जो अर्ध उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन है 120 से लेके 180 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एक है नोट है कि नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि
कि मेघालय के वर्षा वनों की संरचना और जैव विविधता भूमध्य रेखीय वर्षा वनों के समान है। तो नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के द्वारा किए गए एक अध्ययन से क्या पता चला है कि मेघालय के वर्षा वनों की जो संरचना है और जैव विविधता है भूमध्य रेखीय वर्षा वनों के क्या है तो समान है, अर्थात इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के समान है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो ब्राज़ील का अमेजन जंगल है उसमें सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये तो सब लोग जानते हैं कि जो भारत का 20% पूरे विश्व का 20% जो ऑक्सीजन है अकेले कौन प्रोवाइड करता है तो अमेजन, जो कि विश्व की सबसे बड़ी जंगल है, जिसका कोई इतना बड़ा जंगल है कि अभी तक कोई छोर पता नहीं कर सका। तो इस रिपोर्ट में इस नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के रिपोर्ट में एक बात कहा गया कि जो ब्राज़ील की अमेजन जंगल है उसमें सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो उसमें क्या पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उसकी तरह ही भारत के वर्षा वनों में जैव विविधता पाई जाती है। तो जिस प्रकार अमेजन का जंगल है वहाँ पे जैव विविधता पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो भारत के वर्षा वनों में भी उसी प्रकार की जैव विविधता और वनों की उपस्थिति पाई जाती है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय जीवित जड़ों से निर्मित पुलों तथा सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो उत्तर पूर्वी राज्य है जैसे कि मेघालय, ये जीवित जड़ों से निर्मित पुलों और सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। क्योंकि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है तो मेघालय के मासिनराम में। मेघालय में कर्क रेखा के उत्तर में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय वनों की अधिकता है। तो मेघालय में कौन से वनों की अधिकता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जंतुओं एवं वनस्पतियों की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है वहाँ पे जंतुओं और वनस्पतियों की सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है। ये वर्षा वन सबसे बड़े कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये जो वर्षा वन है सबसे बड़े कार्बन सिंक के रूप में, कार्बन सिंक का मतलब हो गया क्या? जो कार्बन को प्रोवाइड करते हैं। पृथ्वी का केवल 6% भाग उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से ढका हुआ है। तो पृथ्वी का 6% भाग उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से ढका हुआ है, परंतु विश्व की कुल प्रजातियों का 4/5 भाग उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में ही पाया जाता है। तो याद रखेंगे कि पृथ्वी पूरे विश्व की कुल प्रजातियों का जो 4/5 भाग है वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में ही पाया जाता है। इस उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में वर्ष भर वर्षा होती है और कभी भी मौसम शुष्क नहीं होता, अर्थात इन क्षेत्रों में जो मौसम है कभी भी शुष्क नहीं होता, हमेशा वर्षा होती रहती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की उत्तरी सीमाओं के अंतर्गत इस प्रकार के वनों का सबसे ज़्यादा विस्तार भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, जहां गर्म और आर्द्र जलवायु के साथ साल भर वर्षा होती है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की उत्तरी सीमाओं के अंतर्गत इस प्रकार की वनों का जो अधिकतम विस्तार है वह भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र जैसे कि मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, जहाँ पे गर्म और आर्द्र जलवायु के साथ साथ साल भर वर्षा होती रहती है। अब है कि इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है कि वर्षा वनों की उत्तरी सीमा को जानना और इन वर्षा वनों की भूमध्य रेखीय वर्षा वनों से भिन्नता को जानना था। तो इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य था वर्षा वनों की उत्तरी सीमा को जानना और वर्षा वनों की भूमध्य रेखीय वर्षा वनों से भिन्नता को जानना। इस अध्ययन में क्या पाया गया? इस अध्ययन में पाया गया कि मेघालय में उच्च वर्षा और आर्द्रता, उचित वार्षिक उचित वार्षिक औसत तापमान वर्षा वनों के अस्तित्व के लिए क्या है तो अनुकूल है। तो इस अध्ययन में क्या पाया गया? इस अध्ययन में पाया गया
कि यह जो मेघालय है वहाँ पे उच्च वर्षा होती है, उच्च आर्द्रता है, नमी है, जो कि उचित वार्षिक औसत तापमान वर्षा वनों के अस्तित्व के लिए क्या है, तो अनुकूल है। तो यहाँ के जो वातावरण है उसके लिए ये वर्षा क्या है, तो इन वर्षा वनों के लिए काफ़ी अनुकूल है। इस अध्ययन में 2500 से अधिक वृक्षों, झाड़ियों इत्यादि पर शोध किया गया और 180 विभिन्न कुलों अर्थात वर्गीकी की पहचान की गई। तो इस अध्ययन में 2500 से अधिक वृक्षों, झाड़ियों आदि पर शोध किया गया और 180 विभिन्न कुलों अर्थात वर्गीकी की पहचान की गई। भूमध्य रेखीय वर्षा वनों की अपेक्षा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में फांगेसी तथा थिएसी कुल के वनों का क्या है, अत्यधिक प्रतिनिधित्व पाया गया। तो ये जो भूमध्य रेखीय वर्षा वन है, इनकी अपेक्षा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में कौन कौन से वनों का अधिक प्रतिनिधित्व पाया गया, तो एक है फागेसी और दूसरा है थिएसी। फागेसी और थिएसी। इस अध्ययन के अनुसार मेघालय वर्षा वनों को विश्व के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के मानचित्र से नज़रअंदाज किया गया है। तो इस अध्ययन के अनुसार मेघालय के वर्षा वनों को विश्व के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के मानचित्र से क्या कर दिया गया है, नज़रअंदाज कर दिया गया है। इन वर्षा वनों का संरक्षण स्थानीय समुदाय के द्वारा किया जाता है। तो ये जो वर्षा वन है इनका संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो लोकल पीपुल के द्वारा, स्थानीय समुदाय के द्वारा। स्थानीय प्रजातियों में इन वनों को पवित्र उपवन के रूप में सुरक्षित करने की समृद्धि संस्कृत है। तो स्थानीय जनजातियों में इन वनों को पवित्र उपवन के रूप में संरक्षित करने की समृद्ध संस्कृति है। हाल ही में प्रारंभ हुई विकासात्मक गतिविधियों और बढ़ते हुए पर्यटन ने इन वर्षा वनों की जैव विविधता को नुकसान पहुंचाया है। तो इस अध्ययन में बताया गया कि जो हाल ही में जो हिंसात्मक गतिविधियां हुई और जो पर्यटन का विकास हो गया, तो इस पर्यटन के विकास के कारण, हिंसात्मक गतिविधियों के कारण जो वर्षा वनों की जैव विविधता है उनको काफ़ी हानि हुआ है। इस अध्ययन के अनुसार मेघालय के वर्षा वनों की विविधता अन्य वर्षा वनों की समान थी, परंतु इन वर्षा वनों में पेड़ों की ऊंचाई का क्या थी, तो काफ़ी कम थी। तो इस अध्ययन में क्या बताया गया, इस अध्ययन में बताया गया कि मेघालय में वर्षा वनों की जो पेड़ों की, इस अध्ययन में बताया गया कि मेघालय के वर्षा वनों की विविधता अन्य वर्षा वनों की ही क्या थी, तो समान थी, परंतु इस वर्षा वनों में पेड़ों की ऊंचाई क्या थी, काफ़ी कम थी। मेघालय के वर्षा वनों में पेड़ों की जो ऊंचाई है वे लगभग कितने मीटर तक पहुंच जाती है, तो महज 30 मीटर तक। तो मेघालय के वर्षा वनों में जो पेड़ों की ऊंचाई है लगभग 30 मीटर तक ही पहुंच पाती है, जबकि भूमध्य रेखीय वर्षा वनों में पेड़ों की ऊंचाई 45 से लेकर 60 मीटर तक पहुंच जाती है। तो भूमध्य रेखीय वर्षा वनों में पेड़ों की ऊंचाई 45 से लेकर 60 मीटर तक पहुंच जाती है। मेघालय वर्षा वनों में 467 प्रति हेक्टेयर का उच्च घनत्व है। यह भूमध्य रेखीय वर्षा वनों की तुलना में क्या है, तो काफ़ी कम है। तो मेघालय वर्षा वनों में 467 प्रति हेक्टेयर का क्या है, तो उच्च घनत्व है, जो भूमध्य रेखीय वर्षा वनों की तुलना में क्या है, तो काफ़ी कम है। अब है कि इन वर्षा वनों में कर्क रेखा के पास पाए जाने वाले विश्व की सब समीप वर्षा वनों से अधिक समृद्ध जैव विविधता पाई गई। तो इस अध्ययन में क्या पाया गया कि इन वर्षा वनों में कर्क रेखा के पास पाए जाने वाले विश्व की समीप वर्षा वनों से अधिक समृद्ध जैव विविधता पाई गई। अब देखिए
अब हम लोग आते हैं पर्वतीय वन पर। तो पर्वतीय वन के पेड़ कौन कौन से हैं? पर्वतीय वन में कौन कौन आते हैं? पर्वतीय वन में आते हैं भोजपत्र वृक्ष, चीड़, स्प्रूस, देवदार, सिल्वर फर और जूनिपर। तो भोजपत्र वृक्ष, चीड़, स्प्रूस, देवदार, सिल्वर फर, जूनिपर, ये सभी पर्वतीय वन हैं। याद रखेंगे, ये सभी पर्वतीय वन हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घट जाता तो पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई जैसे ही बढ़ता है तो तापमान क्या होता है? घटने लगता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटने लगता है। इसके साथ ही प्राकृतिक वनस्पतियों में भी क्या आता है? तो बदलाव आता है। तो निचली जमीन पर जो प्राकृतिक वनस्पतियां होती हैं, ऊंचाई जाने पर ये क्या होते जाते हैं? तो पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटने लगता है। इसी के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। इन वनों को दो भागों में बांटा जा सकता है। तो पर्वतीय वनों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है उत्तरी पर्वतीय वन और दूसरा है दक्षिणी पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है उत्तरी पर्वतीय वन और दूसरा है दक्षिणी पर्वतीय वन। तो उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों में से टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। टुंड्रा का मतलब हो गया कि जो बर्फीली क्षेत्र हैं वहाँ पे जो वन पाए जाते हैं उसे टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय के गिरिपद पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं, अर्थात जो हिमालय है उसके निचले हिस्से पर क्या पाए जाते हैं? तो पर्णपाती वन। इसके बाद 1000 से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं और पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड की पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्तों वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो 1000 से लेकर 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं और पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड की पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्तों वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में 1500 से 7500 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन पाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में 1500 से लेकर 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन पाए जाते हैं। किसके? चीड़ के। हिमालय के पश्चिमी भाग में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति किसके पाए जाते हैं? तो देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो हिमालय के पश्चिमी भाग में एक बहुमूल्य वृक्ष की प्रजाति जिसका नाम है देवदार के वन पाए जाते हैं। देवदार की लकड़ी अधिक क्या होती है? मजबूत होती है। तो जो देवदार होता है उसकी लकड़ी अधिक क्या होती है? तो मजबूत होती है। उसकी लकड़ी अधिक मजबूत होती है। इसी तरह चिनार और बालन जिसकी लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है और यह पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है।
तो चिनार और बालन जिसकी लकड़ी जो है कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है और यह पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में क्या होती है तो पाई जाती है। ब्लू पाइन और स्प्रूस 2225 से लेकर 3048 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो ब्लू पाइन और स्प्रूस 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इस ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगती है। तो इस ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगती है। नीलगिरी और अन्नामलई पहाड़ियों के पर्वतीय वन सोलास कहे जाते हैं। तो नीलगिरी और अन्नामलई पहाड़ियों के पर्वतीय वन क्या कहे जाते हैं? सोलास। और इसी में यह जो सोलास है यहाँ पे सिनकोना के वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। सिनकोना के वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं जिससे कुनैन की प्राप्ति होती है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे जो चित्र दिखाया गया है कि कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं कितने ऊंचाई पर, तो यह जो 1000 मीटर की ऊंचाई है हिमालय की जो पाद में अर्थात निचले इलाके में, वहाँ पे शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं और सबसे निचले इलाके में पर्णपाती वन। तो 0 से लेकर 1000 तक में जो सबसे निचला इलाका है हिमालय का, वहाँ पे पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उससे कुछ ऊंचाई पर अर्थात 1000 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य वन है ओक और चेस्टनट। मुख्य वन कौन है? ओक और चेस्टनट। इससे जब हम लोग 2000 की ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो 1000 से 2000 तक जब हम लोग बढ़ते हैं तो 2000 मीटर की ऊंचाई पर देवदार के वन पाए जाते हैं, देवदार के वृक्ष। उससे ऊपर जो 3000 की ऊंचाई तक पहुंचते हैं तो पाइन और स्प्रूस पाए जाते हैं। क्या? पाइन और स्प्रूस। इन सभी को जो 2000 से 3000 की मीटर की ऊंचाई है इन्हें कोणधारी वन कहते हैं। कौन सा? कोणधारी वन। पाइन, स्प्रूस, देवदार। और जबकि सबसे ऊपर में जो 4000 मीटर की ऊंचाई है, सबसे ऊंचली स्तर पर यहाँ पे सिल्वर फर या और अल्पाइन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो सिल्वर फर और अल्पाइन के वृक्ष पाए जाते हैं। और सबसे ऊपर में पशुचारण जनजाति पाई जाती है और हिमालय के सबसे ऊपरी भाग में पशुचारण जनजाति पाई जाती है। अब है मरुस्थलीय वन। अब है मरुस्थलीय वन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? मरुस्थल में। ये मरुस्थलीय वन मरुस्थल में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पे? गुजरात, दक्षिण पश्चिम पंजाब, दक्षिण पश्चिम हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। तो इन सभी इलाकों में ये अर्धचंद्राकार पेटी के रूप में अवस्थित हैं। अर्थात ये जो भारत का जो उत्तर पश्चिम इलाका है, यहाँ पे इन क्षेत्रों में इस तरह से अर्धचंद्राकार पेटी के रूप में पाए जाते हैं। इन सभी इलाकों में पाए जाते हैं। गुजरात, राजस्थान, तो गुजरात, दक्षिण पश्चिम पंजाब, दक्षिण पश्चिम हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्य में ये सभी मरुस्थलीय वन अर्धचंद्राकार पेटी के रूप में पाए जाते हैं। अर्धचंद्राकार पेटी, याद रखेंगे। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो वृक्ष है खेजड़ी कहा जाता है। खेजड़ी, हालांकि और भी हैं जैसे कि केक्टस, नागफनी। तो खेजड़ी जो है जिसे मरुस्थल का राजा कहा जाता है। तो मरुस्थलीय वन है बहुत इम्पोर्टेंट खेजड़ी, जिसको पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। यह केवल बालू पर उगता है। तो इसी कारण खेजड़ी को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। तो खेजड़ी को क्या कहा जाता है? मरुस्थल का राजा कहा जाता है। मरुस्थल का राजा कहा जाता है। तो अब देखें इसे, इस मरुस्थलीय वन को हम लोग एक और बार नाम जानते हैं। मरुस्थलीय वन को उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन भी कहते हैं। तो मरुस्थलीय वन को उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं
जहाँ जो वर्षा है 50 सेंटीमीटर से कम होती है। तो जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है वहाँ पे ये उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। इन वनों में कई प्रकार के घास और झाड़ियाँ शामिल हैं। तो इन वनों में कई प्रकार के घास और झाड़ियाँ शामिल हैं। इसमें दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल हैं। तो अभी हमने बता दिया कि दक्षिण पश्चिम पंजाब, दक्षिण पश्चिम हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, इन सभी इलाकों में, उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, तो यहाँ पे ये अर्धचंद्राकार पेटी के रूप में पाए जाते हैं। कौन? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, जिन्हें मरुस्थलीय वन भी कहा जाता है। याद रखेंगे। इन वनों में पौधे जो है लगातार लगभग पूरे वर्ष पर्णहरित रहते हैं और झाड़ियाँ जैसे लगते हैं। तो इनके जो वन हैं ये पूरे वर्ष लगातार क्या होते रहते हैं? तो ये हरे भरे लगते हैं। और कैसे लगते हैं? तो झाड़ियाँ जैसे लगते हैं, झाड़ियों की तरह। इनमें पाए जाने वाले प्रमुख प्रजातियाँ हैं बबूल, खेर, खजूर, बेर, नीम, खेजड़ी, कैक्टस, पलाश, नागफनी। तो इनमें पाए जाने वाली प्रमुख प्रजातियां हैं बबूल, बेर, खजूर, खेर, नीम, खेजड़ी और कैक्टस, पलाश इत्यादि। इन वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबी गुच्छ घास उगती है। तो इन वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबा क्या है? तो गुच्छ घास, घासों का गुच्छा उगता है। इसे मरुस्थलीय वन भी कहते हैं। ये चीज़ें अभी हम लोगों ने देख लिया। तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों को मरुस्थलीय वन भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। अब है बेलांचली या अनुप वन। तो अब है बेलांचली या अनुप वन। तो बेलांचली या अनुप वन किसे कहते हैं? तो भारत में विभिन्न प्रकार के आर्द्र और अनुप आवास पाए जाते हैं। तो भारत में विभिन्न प्रकार के आर्द्र और अनुप आवास पाए जाते हैं। इनमें 70% भाग पर चावल की खेती होती है। तो भारत में विभिन्न प्रकार के आर्द्र और अनुप आवास पाए जाते हैं, जिसमें 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में लगभग 39 लाख हेक्टेयर भूमि क्या है? तो आर्द्र है, अर्थात मॉइस्चर है। तो भारत में लगभग 39 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या है? तो आर्द्र है, मॉइस्चर है। ओडिशा में चिल्का और भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की अधिवेशन रामसर अधिवेशन के अंतर्गत रक्षित जल कुक्कुट आवास है। तो रामसर स्थल उसे कहते हैं जो मॉइस्चर एरिया होता है। इनका संबंध आर्द्र भूमि से है। तो ओडिशा में जो चिल्का झील है और भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के अधिवेशन रामसर अधिवेशन के अंतर्गत रक्षित जल कुक्कुट आवास हैं। क्या है? तो इन सभी रामसर अधिवेशन के अंतर्गत ये सभी जल कुक्कुट आवास हैं। इसके बाद है डेल्टाई वन। कौन है? डेल्टाई वन, डेल्टा फॉरेस्ट। डेल्टा फॉरेस्ट को हम लोग मैंग्रोव, दलदली और ज्वारीय वन भी कहते हैं। तो डेल्टाई वनों को मैंग्रोव, दलदली और ज्वारीय वन भी कहते हैं, अर्थात स्वैम्पी और टायल फॉरेस्ट कहते हैं। ये डेल्टाई वन गंगा, ब्रह्मपुत्र, स्वर्णरेखा नदी, महानदी, कृष्णा और गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्र में उगते हैं। तो डेल्टाई वन को मैंग्रोव, दलदली और ज्वारीय वन भी कहते हैं। और ये डेल्टाई वन गंगा, ब्रह्मपुत्र, स्वर्णरेखा नदी, महानदी, कृष्णा और गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्र में उगते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। इसी कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में क्या पाया जाता है? तो सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। इसी कारण इसे सुंदर वन भी कहा जाता है। डेल्टाई क्षेत्रों में मैंग्रोव, सुंदरी, केवड़ा और बेंदी के वृक्ष पाए जाते हैं।
तो डेल्टाई क्षेत्रों में मैंग्रोव, सुंदरी, केवड़ा और बेंदी के वृक्ष पाए जाते हैं। डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाने वाले मैंग्रोव वन चक्रवातों के अवरोधों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो जो डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाने वाले मैंग्रोव वन होते हैं, ये चक्रवातों के अवरोधों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, अर्थात जो चक्रवात उत्पन्न होता है उसमें ये रुकावट पैदा करते हैं। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में। तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। अब है कि अंडमान निकोबार में मैंग्रोव, सदापर्णी अर्थात सदाबहार वन और पर्णपाती अर्थात पतझड़ वन, तीनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो एग्जाम में पूछा गया है कि सभी प्रकार के वन किस इलाके में पाए जाते हैं? तो अंडमान निकोबार में। तो अंडमान निकोबार में मैंग्रोव, सदापर्णी अर्थात सदाबहार वन और पर्णपाती अर्थात पतझड़ वन, तीनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान अर्थात वैली ऑफ फ्लावर्स भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जहाँ पर फूलों की 500 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, वैली ऑफ फ्लावर्स है, वह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पे? भारत के उत्तराखंड राज्य में, जहाँ पर फूलों की 500 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर फूलों की 500 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, इम्पोर्टेंट है। अब है कुछ महत्वपूर्ण वृक्ष। कुछ महत्वपूर्ण वृक्ष कहाँ पे पाए जाते हैं और उनका उपयोग क्या क्या है? सबसे पहले चीड़। चीड़ जो है मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाया जाता है। तो चीड़ जो है वह मुख्य रूप से कहाँ पे पाया जाता है? तो उत्तराखंड में। इसका क्या क्या उपयोग है? तो इसका जो मुख्य उपयोग है, लीसा नामक पदार्थ की इसमें उपस्थिति होती है। तो चीड़ में लीसा नामक एक पदार्थ पाया जाता है, जिसका उपयोग तारपीन का तेल बनाने में, साबुन बनाने में और कॉस्मेटिक सामान बनाने में होता है। तो चीड़ मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाया जाता है और इसका उपयोग, चूँकि इसमें लीसा नामक एक पदार्थ पाया जाता है, तो इसी कारण इसका उपयोग तारपीन का तेल बनाने में, साबुन बनाने में और कॉस्मेटिक सामान का मतलब जैसे कि फेयर लवली और जितने सारे क्रीम वगैरह हैं, उनको बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद है भोजपत्र वृक्ष। तो भोजपत्र वृक्ष के पेड़ की सफ़ेद छाल प्राचीन समय में ग्रंथ लिखने में उपयोग होती थी। तो इसमें सफ़ेद छाल पाया जाता है, जिसका उपयोग प्राचीन समय में ग्रंथों को लिखने में किया जाता था। इसके बाद है सिल्वर फर। तो सिल्वर फर का उपयोग माचिस की तीली बनाने में होता है। तो सिल्वर फर का उपयोग माचिस की तीली बनाने में होता है। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि माचिस की तीली बनाने में किसका उपयोग होता है? तो सिल्वर फर का। उसके बाद है देवदार। तो जो देवदार है, यह समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष है। अभी हमने देखा कि यह हिमालय पर पाया जाने वाला एक क्या है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, शुष्क पर्णपाती वन है, जो लगभग 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन है? देवदार है। और इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है पश्चिमी हिमालय में, अर्थात देवदार का वृक्ष सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? तो पश्चिमी हिमालय में। इसके बाद है खैर। इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है। हालांकि यह पूरे भारत में पाया जाता है। तो खैर का वृक्ष हालांकि पूरे भारत में पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। तो खैर का जो वृक्ष है वह पूरे भारत में पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक कहाँ पे पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। पान में चूने के साथ जिस कत्था का उपयोग किया जाता है, वह कत्था इसी पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो याद रखेंगे, पान में जो चूना होता है उसमें कत्था मिला जाता है। तो यह कत्था इसी खैर के पेड़ से प्राप्त किया जाता है।
इसके बाद है पलाश। इसके बाद है कौन? पलाश। तो पलाश का वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या नाम है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसे जंगल की आग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आकर्षक लाल लाल फूल होते हैं। तो इसमें आकर्षक लाल लाल फूल होते हैं, इसी कारण पलाश के फूल को जंगल की आग कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसका उपयोग होली के रंगों का निर्माण करते हैं। तो इसके फूलों का उपयोग होली के रंगों के निर्माण के लिए किया जाता है। तो पलाश के फूल का उपयोग कहाँ पे होता है? होली के रंगों का निर्माण के लिए। पलाश के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। तो जो पलाश का फूल है उसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। इसके बाद है फर्न। फर्न जो है संसार के प्रत्येक भाग में फैला हुआ है। यह जो फर्न है संसार के प्रत्येक भाग में फैला हुआ है। जो शादी ब्याह में जो गाड़ियाँ होती हैं, उन गाड़ियों पर आगे में सजावट के लिए इस तरह के छोटे छोटे पत्ते वाले ये पेड़ होते हैं, उन्हें क्या किया जाता है? तो सजावट के इस्तेमाल में किया जाता है, गाड़ियों की सजावट में, शादी ब्याह में। यह संसार के लगभग प्रत्येक भाग में पाए जाते हैं। इनमें न तो फूल होता है और न ही बीज होता है। तो फर्न में न तो फूल होता है न ही बीज होता है। इसके बाद है तेंदू। तो तेंदू जो है यह मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो तेंदू जो है मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। इसका उपयोग, इसके पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने में होता है। तो तेंदू के पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने में होता है, बीड़ी। तेंदू के पत्ते का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश। तो तेंदू के पत्ते का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को हम लोग देखें तो वन महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में वन महोत्सव की शुरुआत हुई थी। उस समय भारत के कृषि मंत्री कौन थे? के.एम. मुंशी। तो भारत के उस समय के कृषि मंत्री के.एम. मुंशी ने वन महोत्सव की शुरुआत की थी। कब? 1950 ईस्वी में। वन महोत्सव को प्रत्येक वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। तो 1 से लेकर 7 जुलाई तक वन महोत्सव को क्या किया जाता है? तो मनाया जाता है प्रत्येक साल। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट टर्म है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने, जो अभी हाल फिलहाल जो है सुंदरलाल बहुगुणा की मृत्यु हुई है। तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने। इसमें क्या होता था कि पेड़ के चारों तरफ लोग निपट जाते थे और कोई भी उन्हें कुल्हाड़ी से नहीं काटता था। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। कब? 1970 ईस्वी में। 1970 ईस्वी में, जहाँ पर भारत के उत्तराखंड राज्य, जो कि उस समय उत्तर प्रदेश में था, के किसानों ने वृक्षों की कटाई का क्या किया? तो विरोध किया। जाकर पेड़ों से लिपट जाते थे और जो लोग काटने आते थे तो वे काट नहीं पाते थे। तो याद रखेंगे, चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 ईस्वी में उत्तराखंड में हुई थी। वहाँ के पर्यावरणविद जिनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा ने। और यह कहाँ पे थे? तो भारत के उत्तराखंड, अर्थात जो कि उस समय उत्तर प्रदेश में था। बाद में यहाँ के जो किसान थे उन्होंने भी वृक्षों की कटाई का चिपको आंदोलन की तरह विरोध किया। अब है कि वन अनुसंधान केंद्र। तो वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान अर्थात फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है देहरादून।
इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। इसका मुख्य कार्य है वन अनुसंधान अर्थात फॉरेस्ट रिसर्च करना, वन अधिकारियों को प्रशिक्षित करना और वन रेंजरों को क्या करना? तो प्रशिक्षित करना। तो वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो देहरादून में। और इसका मुख्य काम है वन अनुसंधान करना अर्थात फॉरेस्ट रिसर्च करना, उसके बाद वन अधिकारियों को प्रशिक्षित करना और रेंजरों को प्रशिक्षित करना। वन अधिकारी और रेंजरों को क्या करते हैं? ये प्रशिक्षित करते हैं। अब है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। अब है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, राष्ट्रीय वन नीति। पूरे भारत में वनों के संरक्षण हेतु 1855 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक नियम का निर्माण किया गया। तो पूरे भारत में वनों के संरक्षण के लिए 1855 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने एक कानून बनाया। पहली बार राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुआ? 1894 ईस्वी में, जिस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। तो पहली बार राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुआ? 1894 ईस्वी में। 1894 ईस्वी में उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। राष्ट्रीय वन नीति के तहत भारत में वन विभाग की स्थापना हुई। तो भारत में वन विभाग की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो इसी राष्ट्रीय वन नीति के अधीन। तो राष्ट्रीय वन नीति के अधीन जो है भारत में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली राष्ट्रीय वन नीति जो है वह कब घोषणा की गई? 1952 ईस्वी में। तो जब पहली राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा हुई तो सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब की गई? 1952 में। तो जब भारत में 1947 ईस्वी स्वतंत्र हो गया तो 1952 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा हुई। कब? 1952 ईस्वी में। इसे 1988 ईस्वी में संशोधित कर दिया गया और संशोधित करते हुए राष्ट्रीय वन नीति 1988 की घोषणा कर दी गई। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला राष्ट्रीय वन नीति 1952 ईस्वी में घोषित किया गया, लेकिन 1988 ईस्वी में एक और संशोधन किया गया और इस संशोधन के बाद राष्ट्रीय वन नीति 1988 की घोषणा की गई। कौन? 1988। राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य क्या है? तो राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य है भारत में 33% वनों के लक्ष्यों की प्राप्ति और मृदा अपरदन पर नियंत्रण। तो भारत में 33% वन क्षेत्र की प्राप्ति और मृदा अपरदन पर नियंत्रण। उसके बाद है वृक्षों का संरक्षण। उसके बाद कौन है? तो वृक्षों का संरक्षण। इसके बाद है पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना, अर्थात इकोलॉजिकल बैलेंस क्या करना चाहिए? तो बनाए रखना चाहिए। उसके बाद देश में वृक्षारोपण को बढ़ावा, यही कहता है राष्ट्रीय वन नीति। तो राष्ट्रीय वन नीति का टारगेट है कि भारत में 33% वन क्षेत्र की प्राप्ति करना और मिट्टी के अपरदन पर नियंत्रण करना, वनों का संरक्षण करना, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना और देश में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। क्या करना? तो वृक्षारोपण को बढ़ावा देना इम्पॉर्टेंट है। अब है भारत में कुल वनों का वृक्षावरण और वनावरण। भारत का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया गया। तो वर्ष 2021 में भारत का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया गया। यह 17वीं वन सर्वेक्षण रिपोर्ट था। तो याद रखेंगे यह 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट था। कौन? 17वीं।
भारत का वन सर्वेक्षण 2021 जारी किया गया, जो कि भारत की 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वन एवं वृक्षावरण कितना है, तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 24.62% है। तो इम्पॉर्टेंट है कि भारत में कुल वन एवं वृक्षावरण अर्थात वनों की श्रेणी में और वृक्षों की श्रेणी में कुल कितना क्षेत्रफल है, तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, याद रखेंगे। और यह भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 24.62%, और यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 24.62% है, याद रखेंगे। 2019 से 2021 के बीच में 2 वर्षों में वृद्धि की गई 2261 वर्ग किलोमीटर में, याद रखेंगे। तो वर्ष 2019 से 2021 के दौरान 2261 वर्ग किलोमीटर में पिछले 2 वर्षों में क्या कर दी गई, तो वृद्धि की गई, वृद्धि दर्ज की गई। तो पिछले 2 वर्षों में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, याद रखेंगे। 2019 से 2021 के बीच जो वनों का आवरण है, वृक्षावरण है, इन पिछले 2 वर्षों में 2261 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई, तो बढ़ोतरी हुई, याद रखेंगे। 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई। अब है कुल वनावरण। कुल वनावरण जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 21.71% है। तो कुल वनावरण भारत के कुल क्षेत्रफल का 21.71% है। कितना, 21.71%। 1988 के राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितना होना चाहिए, तो 33%। अभी हमने ऊपर में देखा राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य क्या है, तो भारत में 33% वनों की प्राप्ति करना। तो कुल वनावरण जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 21.71% है। कितना, 21.71%। लेकिन भारत के जब 1988 में जो राष्ट्रीय वन नीति लाया गया, उसी के अनुसार भारत का लक्ष्य कितना है, तो भारत में 33% वनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया कि कुल कितना वन होना चाहिए, 33%। पहली बार वन स्थिति रिपोर्ट कब जारी की गई थी, तो 1987 ईस्वी में। तो 1987 ईस्वी में पहली बार वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई थी। कब, 1987 में। वर्ष 2019 से 2021 के दौरान वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन रहा, तो हैदराबाद रहा। तो वनों के क्षेत्र में वर्ष 2019 से 2021 के दौरान सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य रहा कौन, तो हैदराबाद। कौन, हैदराबाद, जहां पे 647 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। कितना, 647 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई वनों के क्षेत्रफल में। वर्ष 2019 से 2021 के दौरान वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य रहा हैदराबाद। कितना, 647 वर्ग किलोमीटर, 647 वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान पर रहा तेलंगाना, तीसरे स्थान पर रहा उड़ीसा, और चौथा स्थान मिला कर्नाटक को। तो दूसरे स्थान पर रहा तेलंगाना, तीसरे स्थान पर रहा उड़ीसा, और चौथे स्थान पर रहा तेलंगाना। इम्पॉर्टेंट है। कर्नाटक चौथे स्थान पर रहा कर्नाटक। इसके बाद है कि वर्ष 2019 से 2021 के दौरान कुल वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी वाला राज्य कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश है। 2571 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में क्या हो गई, तो कमी आ गई। इम्पॉर्टेंट है। तो वर्ष 2019 से 2021 के दौरान वन के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य है हैदराबाद। कौन है, हैदराबाद। और वर्ष 2019 से 2021 के दौरान वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक कमी वाला राज्य कौन है, अरुणाचल प्रदेश, जिसमें वनों में 2571 वर्ग किलोमीटर के स्क्वायर की कमी हुई। तो इसमें वनों में 2571 वर्ग किलोमीटर के स्क्वायर में क्या हो गई, तो कमी हो गई। दूसरे स्थान पर रहा मणिपुर, तीसरे स्थान पर रहा नागालैंड, और चौथे स्थान पर रहा मिजोरम। तो दूसरे स्थान पर रहा कौन, मणिपुर,
तीसरे स्थान पर रहा नागालैंड और चौथे स्थान पर रहा मिजोरम। सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन रहा? तो सर्वाधिक वन आवरण अर्थात जहाँ पे वनों की औसत सबसे ज़्यादा हो। अगर वृक्षावरण कहा जाएगा तो उसमें कुछ भी आ सकता है, जंगल झाड़ कुछ भी, लेकिन वनावरण कहने का मतलब कि वनों में केवल जो जंगल हो, पेड़ हो। तो सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है, जहाँ पे 77,432.6 वर्ग किलोमीटर पर क्या है? तो मध्य प्रदेश में वनावरण है। तो मध्य प्रदेश में 77,432.6 वर्ग किलोमीटर में क्या है? तो वनावरण है सबसे ज़्यादा। दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़ और चौथे नंबर पर है उड़ीसा। तो दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़ और चौथे नंबर पर है उड़ीसा, याद रखेंगे। अब है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य। तो प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन है? तो मिजोरम है, 84.53। कितना है वनावरण? तो 84.53%। इस लिस्ट में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्यों में दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश। कौन है? दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे वनावरण कितना है? तो 79.33। उसके बाद है मेघालय, मेघालय में कितना है? तो 76%, मेघालय में है 76%। उसके बाद है मणिपुर, इसके बाद है मणिपुर जहाँ पे 74.34%, जहाँ पे 74.34% क्या है? तो वनावरण है, इम्पोर्टेंट है। अब है न्यूनतम वनावरण वाला राज्य कौन है? तो न्यूनतम वनावरण वाला राज्य है हरियाणा। न्यूनतम वनावरण वाला राज्य है हरियाणा, जहाँ पे 1603 वर्ग किलोमीटर में क्या है? तो वनावरण है। तो न्यूनतम वनावरण वाला राज्य है हरियाणा, जहाँ पे 1603 वर्ग किलोमीटर में क्या है? तो वनों का आवरण है। दूसरे नंबर पर है पंजाब, दूसरे नंबर पर है पंजाब, जहाँ 1847 वर्ग किलोमीटर पर क्या है? तो वनावरण है। दूसरे नंबर पर है पंजाब, जहाँ 1847 वर्ग किलोमीटर पर क्या है? तो वनावरण है। तीसरे नंबर पर है गोवा, तीसरे नंबर पर है गोवा, जहाँ पे 2244 किलोमीटर पर वनावरण है। तीसरे नंबर पर है गोवा, जहाँ पे 2244 वर्ग किलोमीटर पर क्या है? तो वनावरण है। चौथे नंबर पर है सिक्किम, चौथे नंबर पर है सिक्किम, जहाँ पे 3341 वर्ग किलोमीटर में क्या है? तो वनावरण है। तो चौथे नंबर पर है सिक्किम, जहाँ पे 3341 वर्ग किलोमीटर पर क्या है? तो वनावरण है। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है? तो न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला राज्य भी कौन है? तो हरियाणा ही है, 3.63%। तो न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है? तो वह हरियाणा ही है, जहाँ पे 3.63% के हिसाब से क्या किया जाता है? तो 3.63% से वहाँ पे क्या है? वनावरण है। इस न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले राज्यों में दूसरे नंबर पर है कौन? पंजाब। दूसरे नंबर पर है पंजाब, जहाँ वनावरण का प्रतिशत है 3.67%। तो दूसरे नंबर पर न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है पंजाब, जहाँ पे वनावरण कितना है? तो 3.67%, 3.67%। तीसरे नंबर पर है राजस्थान, तीसरे नंबर पर है राजस्थान, जहाँ पे वनावरण 4.87% होती है। तो तीसरे नंबर पर है वनावरण, जहाँ पे राजस्थान, जहाँ पे वनावरण जो है वो 4.87% है। जबकि चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे वनावरण कितना है? तो 6.15%, 6.15%। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, जहाँ पे वन क्षेत्र कितना है? तो 21,387 वर्ग किलोमीटर,
जहाँ पे वन क्षेत्र है 21,387 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? अभी हमने बनावरण देखा था, अब हम लोग देख रहे हैं वन क्षेत्र के बारे में। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत के हिसाब से वह केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप सर्वाधिक वन क्षेत्र को प्रतिशत से हिसाब से बनाने वाला कौन है? तो लक्षद्वीप है, जहाँ पे जो वन क्षेत्र है वह 90.33% है। तो यहाँ पे वन 90.33% है। दूसरे स्थान पर है अंडमान निकोबार। दूसरे स्थान पर कौन है? अंडमान निकोबार, याद रखेंगे, जहाँ पे 81.75% क्या है? तो केवल द्वीप समूह है। तो इसी लक्षद्वीप में लक्षद्वीप जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाला राज्य बना, जहाँ पे वन जो क्षेत्र है 90.33% था। कितना था? 90.33%। इसके बाद दूसरे स्थान पर है अंडमान निकोबार। दूसरे स्थान पर कौन है? अंडमान निकोबार, जहाँ पे 81.75 क्या है? तो वन क्षेत्र है। तो दूसरे स्थान पर है अंडमान निकोबार, जहाँ पे 81.75% पर क्या है? तो वन क्षेत्र है। तीसरे नंबर पर है जम्मू कश्मीर। तीसरे नंबर पर है जम्मू कश्मीर, जहाँ पे 39.15% पर क्या है? तो वह वन क्षेत्र है। तो दुनिया के तीसरे नंबर पर है जम्मू कश्मीर, जहाँ पे 39.15% कर क्या है? तो वहाँ पे लोहा है। इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब है कि न्यूनतम वन क्षेत्र वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो न्यूनतम वन क्षेत्र वाला केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, जहाँ पे 22.88 वर्ग किलोमीटर पर क्या है? तो वन क्षेत्र है। तो चंडीगढ़ में 22.88 किलोमीटर स्क्वायर पर क्या है? क्षेत्रफल में, तो वहाँ पे न्यूनतम वन क्षेत्र है। दूसरे नंबर पर है लक्षद्वीप। दूसरे नंबर पर कौन है? लक्षद्वीप। और तीसरे नंबर पर है नई दिल्ली। दूसरे नंबर पर है लक्षद्वीप और तीसरे नंबर पर है नई दिल्ली। न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत के हिसाब से केंद्र शासित प्रदेश है कौन? लद्दाख। लद्दाख, जहाँ पे 1.35% क्या है? तो वह न्यूनतम वन क्षेत्र है। तो लद्दाख में महज 1.35% पर ही क्या है? तो वन क्षेत्र है। और यह सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है कौन? लद्दाख। दूसरे नंबर पर है पुडुचेरी। दूसरे नंबर पर है पुडुचेरी, जहाँ पे 10.88% पर क्या है? तो वन क्षेत्र है। दूसरे नंबर पर है पुडुचेरी, जहाँ पे 10.88% क्षेत्रफल पर क्या है? तो वन क्षेत्र है। तीसरे नंबर पर है नई दिल्ली। तीसरे नंबर पर है नई दिल्ली, जहाँ पे 13.15% पर क्या है? तो वह वन क्षेत्र है। तो तीसरे नंबर पर है नई दिल्ली, जहाँ पे 13.15% पर क्या है? तो वन क्षेत्र है। इसके बाद है कि देश में कुल मैंग्रोव कवर कितने हैं? मैंग्रोव अर्थात डेल्टाई नदियों के द्वारा जो भूमि बनाई जाती हैं उन्हें मैंग्रोव वन कहते हैं। तो देश में कुल कितने क्षेत्रफल में मैंग्रोव वन कवर किए हैं? तो यह 4092 किलोमीटर है। तो 4092 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर देश में क्या है? तो मैंग्रोव वन के कवर किए हुए हैं। तो देश में मैंग्रोव वन का क्षेत्रफल कितना है? 4992 वर्ग किलोमीटर। और यह देश की कुल भूमि का 11.15% था। तो यह देश की कुल भूमि का कितना प्रतिशत है? 11.15%। 11.15% याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है।
अब है कि सर्वाधिक मैंग्रोव वन कवर वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक मैंग्रोव वन कवर वाला राज्य है पश्चिम बंगाल, जहाँ पे 12.33% जो है वह, अर्थात कुल वनों का 12.3% भाग पर क्या है? तो केवल मैंग्रोव वन है। तो सर्वाधिक मैंग्रोव वन कवर करने वाला राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में जहाँ पे 12.33% पर क्या है? तो 12.33% पर क्या है? तो मैंग्रोव वन है, जो कि 2114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। कितना वर्ग किलोमीटर? 2114 वर्ग किलोमीटर। मैंग्रोव वन के मामले में दूसरे स्थान पर है गुजरात। मैंग्रोव वन के मामले में दूसरे नंबर पर है गुजरात, तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु और चौथे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। तो दूसरे नंबर पर है गुजरात, तीसरे नंबर पर है अंडमान निकोबार और चौथे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। कौन? आंध्र प्रदेश। इसके बाद है कि वर्ष 2019 से 2021 के दौरान वनों के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई? तो तेलंगाना में। तो वर्ष 2019 से लेकर 2021 के दौरान वनों के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन बना? तो तेलंगाना याद रखेंगे। वर्ष 2019 से 21 के दौरान मैंग्रोव वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन बना? तो उड़ीसा बना। सबसे ज़्यादा था कहाँ पे? तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पे था? तो महाराष्ट्र में। तो वर्ष 2019 से 2021 के दौरान मैंग्रोव वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन है? उड़ीसा है। कौन है? उड़ीसा, जहाँ पे 8 किलोमीटर तक के स्क्वायर में शहर समाप्त हो जाता है। तो वर्ष 2019 से 2021 के दौरान मैंग्रोव वन के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुआ? उड़ीसा में, महज 8 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में, लगभग 8 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में। दूसरे नंबर पर रहा महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पे कौन रहा? महाराष्ट्र, जहाँ के क्षेत्रफल कौन थी? जहाँ का क्षेत्रफल 4 किलोमीटर वर्ग है, 4 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पर है कर्नाटक। तीसरे नंबर पर कौन है? कर्नाटक, जहाँ पे मैंग्रोव वन जो है वो 3 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 3 वर्ग किलोमीटर याद रखेंगे, 300। इसके बाद है वर्ष 2019 से 2021 के दौरान, वर्ष 2019 से 2021 के दौरान वनों के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन बना? तो वह तेलंगाना बना। 2019 से 2021 के दौरान वनों के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन बना? तो तेलंगाना बना। वर्ष 2019 से 2021 के दौरान, वर्ष 2019 से 2021 के दौरान, तो वर्ष 2019 से वर्ष 2021 के दौरान मैंग्रोव वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य रहा उड़ीसा। तो वर्ष 2019 से 2021 के दौरान मैंग्रोव वन के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन बना? उड़ीसा बना। उड़ीसा बना, जो कि उड़ीसा बना जिसका क्षेत्रफल कितना है? 8 किलोमीटर स्क्वायर। तो उड़ीसा में जो वन पाए जाते हैं मैंग्रोव वन, उस मैंग्रोव वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन है? तो उड़ीसा, जहाँ पे 8 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में मैंग्रोव वनों का क्या हो गया? तो विकास हो गया 8 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में। वर्ष 2000 और दूसरे नंबर पर कौन रहा? तो महाराष्ट्र रहा। दूसरे नंबर पर रहा महाराष्ट्र, जिसने 4 किलोमीटर के स्क्वायर के क्षेत्रफल में मैंग्रोव वन क्या है? तो फैला हुआ है। तो महाराष्ट्र में 4 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में क्या है? तो मैंग्रोव वन पाया जाता है। जबकि तीसरे नंबर पर है कर्नाटक। तीसरे नंबर पर है कौन? कर्नाटक। अब है कि देश में 2021-22 में कुल कार्बन स्टॉक कितना होने का अनुमान लगाया गया? 7204 मिलियन टन। तो वर्ष 2021-22 में कुल कार्बन स्टॉक कितना होने का अनुमान लगाया गया? 7204 मिलियन टन। 7204। 2019 से 2021 के दौरान कुल कार्बन स्टॉक में वृद्धि कितनी हो गई? तो 79.4 मिलियन की। तो वर्ष 2019 से 2021 के दौरान कुल कार्बन स्टॉक में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? तो
तो 79.4 मिलियन डॉलर। याद रखेंगे 79.4 मिलियन डॉलर। 2019 से 2021 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्रों के बनावरण में कुल कितना परिवर्तन हुआ? तो वर्ष 2019 से 2021 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्रों के बनावरण में कुल कितना परिवर्तन हुआ? तो इसमें 1020 वर्ग किलोमीटर में क्या आ गई? कमी आ गई। इसमें 1020 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में कमी आ गई। याद रखेंगे, अर्थात 1020 टन की क्या हुई? तो बढ़ोतरी हुई। 1020 टन क्या किया जाता? तो खरीदा जाता है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं, इसी में बाघों का कुछ रिपोर्ट जारी किया गया बाघ संबंधी कि 2011 से 2021 के दौरान बाघ के गलियारों के बनावरण में वृद्धि कितना हुआ? 37.15 किलोमीटर। तो वर्ष 2011 से 2021 के दौरान बाघों के गलियारों के बनावरण में कितनी वृद्धि हुई? 37.15%। 37.15%। वर्ष 2011 से 21 के दौरान बांध अभयारण्यों के बनावरण में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? 21 दिन। वर्ष 2011 से 2021 के दौरान बाघ अभयारण्यों के बनावरण में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? तो 20 बाघ। याद रखेंगे कि बाघ अभयारण्यों में कितने बाघों का में वृद्धि हुई? तो 20 बाघ। वर्ष 2011 से 2021 के दौरान बाघ अभयारण्यों के बनावरण में कमी कितनी हो गई? तो 22.6 किलोमीटर। तो वर्ष 2011 से 2021 के दौरान बाघ अभयारण्यों के बनावरण में कमी कितनी हो गई? 22.6 किलोमीटर। अर्थात जहाँ पे बाघ पाए जाते थे तो उन जंगलों में कमी आ गई कितनी? 22.6 किलोमीटर। 22.6 किलोमीटर। 2011 से 2021 के दौरान बाघ अभयारण्यों के बनावरण में कितनी कमी आ गई? तो कुल 32 बाघ क्या हो गए? तो कम हो गए। तो 2011 से 2021 के दौरान बाघ अभयारण्य जो थे उनके बनावरण में कितनी कमी आ गई? तो 32। याद रखेंगे कितना? 32। सर्वाधिक बनावरण वाला टाइगर रिजर्व कौन है? तो पक्के टाइगर रिजर्व, जहाँ पे 79% क्या है? तो बनावरण है। तो सर्वाधिक बनावरण वाला टाइगर रिजर्व है पक्के टाइगर रिजर्व, जहाँ पे 79% क्या है? तो बनावरण है। यह पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में। याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद 75% से अधिक बनावरण वाले 3 राज्य कौन कौन हैं? तो मिजोरम सबसे नंबर 1 पर है। मिजोरम, जहाँ 75% से भी अधिक क्या है? तो बनावरण है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर है मेघालय। तो 75% से अधिक बनावरण वाले 3 राज्य हैं। पहले स्थान पर मिजोरम, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर मेघालय। 75% से अधिक वन क्षेत्र वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं कौन? सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप, दूसरे नंबर पर है अंडमान निकोबार। तो 75% से अधिक वन क्षेत्र वाले केंद्र शासित प्रदेश पर नंबर 1 कौन है? तो लक्षद्वीप और दूसरे नंबर पर है अंडमान निकोबार। 33% से अधिक वनाच्छादन वाले केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं या राज्य कितने हैं? तो कुल 17 हैं। तो 17 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे जो वनों का राष्ट्रीय वन नीति के तहत लक्ष्य निर्धारित किया गया था कितना? कि 33% वन लगाना। तो 33% से अधिक वनाच्छादन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश या राज्य कुल कितने बन गए हैं? तो 17 राज्य। सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाला राज्य है झारखंड। 29.76% क्या है? तो वहाँ पे वन क्षेत्र है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाला राज्य कौन है? याद रखेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है प्रतिशत वन क्षेत्र के बारे में, तो वो है झारखंड। 29.76%। कितना है? 29.76%। अर्थात हर एक प्रकार के वन है, ये बनावरण नहीं, वन क्षेत्र की बात हो रही है। वन रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष
प्रत्येक 2 बरस के बाद जारी किया जाता है। तो यह जो वन स्थिति रिपोर्ट है प्रत्येक 2 बरस के बाद जारी किया जाता है। पिछली बार वर्ष 2019 में जारी किया गया था, इस बार 2021 में जारी किया जाएगा और उसके बाद वर्ष 2023 में। तो वन रिपोर्ट जो है प्रत्येक 2 बरस के बाद जारी किया जाता है। पिछली बार 2019 में जारी किया गया था, इस बार कब जारी किया गया? 2021 में। इस बार 2021 में जारी किया गया और अगली बार कब जारी होगा? तो वर्ष 2023 में। अगली बार वर्ष 2023 में जारी होगा। 2021 के वन सर्वेक्षण रिपोर्ट का थीम क्या है? आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो वर्ष 2021 का जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है उसका थीम या विषय रहा आज़ादी का अमृत महोत्सव। इम्पॉर्टेंट है आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस रिपोर्ट को जारी करने वाला संस्थान कौन है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो वन स्थिति रिपोर्ट को कौन संस्थान जारी करता है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। एक बात याद रखेंगे, यह कौन सा था वन स्थिति? तो 17वीं। तो यह 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट था। कब? 2021 वाला। इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो था हमारा वन स्थिति रिपोर्ट, वेरी इम्पॉर्टेंट था। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पे क्या होते हैं? तो बन जाते हैं। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पे क्या होते हैं? तो बन जाते हैं। तो चलिए, ये तो था हमारा एक बात और याद रखेंगे, एक सर्वे है। सर्वे क्या है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, जूलॉजिकल सर्वेक्षण के विशेषज्ञों के अनुसार, तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण अर्थात जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के विशेषज्ञों के अनुसार भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वनाग्नि के बढ़ते मामले का सबसे बड़ा कारण क्या है? स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि। स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में वीडियो है, उसमें आसानी से देख सकते हैं। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के विशेषज्ञों के अनुसार भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वनाग्नि का मतलब होता है जंगल में आग लगना। तो इसके बढ़ते मामलों का सबसे बड़ा कारण क्या है? स्थानांतरित कृषि या झूम की कृषि। इस क्षेत्र में ज़्यादातर वनाग्नि के मामले जनवरी से लेकर मार्च तक में देखे जाते हैं। तो इस क्षेत्र में ज़्यादातर वनाग्नि के मामले जनवरी से लेकर यहाँ पे मार्च के मध्य में देखे जाते हैं। उत्तर पूर्वी वन मध्य भारत के शुष्क पर्णपाती वनों से क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। तो उत्तर पूर्वी वन मध्य भारत के शुष्क पर्णपाती वनों से विपरीत उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की श्रेणी में आते हैं, जिसमें आसानी से आग लगना संभव नहीं है। इस अध्ययन में पाया गया कि एक तरफ जहां पूरे देश में वनावरण के क्षेत्र में वृद्धि हुई है, वहीं उत्तर पूर्व विशेषकर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के वनावरण क्षेत्र में क्या आई है? तो कमी आई है। तो इस अध्ययन में बताया गया कि एक तरफ जहां पूरे देश में वनावरण के क्षेत्र में वृद्धि हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर पूर्व विशेषकर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के वनावरण के क्षेत्र में क्या आई है? तो कमी आई है। विशेषज्ञों के अनुसार वनावरण क्षेत्रफल में आई इस कमी की कुछ हद तक संबंध इस क्षेत्र में बढ़ रहे वनाग्नि के मामलों से भी है। तो विशेषज्ञों ने क्या माना है कि इस क्षेत्र में वनों के जलने की लगातार घटनाएं होती हैं, तो इसी कारण इस वनावरण के क्षेत्रफल में क्या आई है? तो बहुत हद तक कमी आई है। इस अध्ययन में मध्य भारत के राज्यों में भी वनाग्नि के चेतावनी में वृद्धि देखी गई। तो इस अध्ययन में मध्य भारत के राज्यों में भी वनाग्नि के चेतावनी में वृद्धि देखी गई। मध्य प्रदेश 2723, महाराष्ट्र 2516, उड़ीसा 2213 और छत्तीसगढ़ 1008 वनाग्नि के मामले हैं। तो मध्य प्रदेश में 2723, महाराष्ट्र में 2516, उड़ीसा में 2213
और छत्तीसगढ़ में 1008 वनाग्नि के मामले आए। विशेषज्ञों के अनुसार मध्य भारत में अधिकतर वनाग्नि के मामलों का कारण क्या है? तो मानवीय है। तो विशेषज्ञों का मानना है कि जो मध्य भारत है वहाँ पे जो जंगल में आग लगते हैं तो उसका मूल कारण क्या है? तो मानव, उसका मूल कारण है मानव, जिसमें लोगों के द्वारा बीड़ी, सिगरेट अथवा अन्य ज्वलनशील पदार्थों को वन क्षेत्र के में लापरवाही से छोड़ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त वनाग्नि के प्राकृतिक कारकों में आकाशीय बिजली भी प्रमुख है। तो विशेषज्ञों का मानना है कि मध्य भारत में जो अधिकतर वन में आग लगते हैं उसका मुख्य कारण है बीड़ी, सिगरेट और जो अन्य ज्वलनशील पदार्थ हैं वे सभी वन क्षेत्रों में लापरवाही से क्या कर देते हैं? छोड़ दिए जाते हैं। साथ ही साथ वनाग्नि के प्राकृतिक कारण भी क्या हैं? जैसे कि बिजली का गिरना, ये सब भी क्या है? तो वनों में आग लगने के कारण है, वनाग्नि के कारण है, याद रखेंगे। तो ये तो था हमारा भारत में प्राकृतिक वनस्पति का वितरण या अर्थात द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, अर्थात भारत में वनों की स्थिति। इम्पॉर्टेंट टॉपिक था क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न निश्चित तौर पे बनते हैं। तो सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अन्य दोस्तों को भी इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और जो लोग इसमें नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का लाभ उन्हें आसानी से मिल सके। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे भारत के खनिज और भारत के जलवायु के लेकर, और इसके बाद थोड़े से टॉपिक बच जाएंगे और इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।